Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the academic world. In today's video, I will solve and explain all the exercise short questions of chapter 1, periodic table and periodic properties according to the new 11th chemistry syllabus. So watch till the end because this one video can help you prepare your entire exercise short questions and boost your exam preparation. So let's start with question number 2. Answer the following exercise short questions. Question number 1. What is first ionization energy? गिव एन एग्जाम्पल. सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पूछ रहा है और साथ में एग्जाम्पल पूछ रहा है आपसे. तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है. इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर समझते हैं इसको विद एग्जाम्पल. इसकी डेफिनेशन है द एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम in 1 mole of atoms of the element in the gaseous state to form 1 mole of gaseous positive ions is known as first ionization energy. So dear students, बहुत ही ज़बरदस्त डेफिनेशन है. आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है. आपने इस डेफिनेशन में मिस्टेक नहीं करनी. एक तो आपने यहाँ पे जो एनर्जी लिखना है, इससे पहले लिखना है मिनिमम का वर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब मिनिमम क्यों बोला है आपको, वो मैं आपको इसी आंसर में ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पे मिनिमम का वर्ड एनर्जी से पहले लिखना क्यों ज़रूरी है. सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ नीडेड टू रिमूव. सो इसका मतलब है हमने यहाँ से रिमूव करना है किस चीज़ को, एक इलेक्ट्रॉन को. कहाँ से रिमूव करना है, एक एटम से. अब हमारे पास ईच एटम का मतलब है कि वो जो एटम है हमारे पास वो किस फॉर्म में होना चाहिए, आइसोलेटेड. वो अकेला एटम होना चाहिए, वो कंबाइन फॉर्म में नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो हमने एक आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है. तो आइसोलेटेड एटम, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है. फॉर एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है. इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो इसका मतलब है कि सबसे कम एनर्जी जो लगेगी वो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर होता है, उसको निकालना सबसे आसान होता है. तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है और हम उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. अब क्वेश्चन ये है, आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपके पास जो सोडियम का एटम होना चाहिए वो आइसोलेटेड होना चाहिए, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए. और सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास जो एटम होना चाहिए वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए. क्योंकि अगर एटम सॉलिड फॉर्म में होगा तो सॉलिड में एटम्स टाइटली पैक्ड होते हैं. आप सॉलिड फॉर्म में जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन आप रिमूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में एटम्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती और आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते. अगर आप वहाँ पे एनर्जी लगाओगे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेगा, लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ब्रेक हो जाएंगी. तो मतलब आपकी जो एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में यूज़ हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा. तो हमने जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, या ओवरऑल हम अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ही इसको समझ लें, तो ये वो एनर्जी होती है जो कि सबसे मिनिमम अमाउंट में चाहिए होती है और ये वो एनर्जी है जिससे हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान उस वक़्त होता है जब एटम आइसोलेटेड फॉर्म में होता है और उसके अलावा वो किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है. क्योंकि जब कोई एटम गैस के फॉर्म में होता है तो आप सबको पता है गैस के फॉर्म में हमारे पास जितने भी एटम हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं. देयर आर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स. सो इस वजह से अब क्योंकि गैस के फॉर्म में एटम एक दूसरे से फार अवे होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो और जब वो वो आइसोलेटेड फॉर्म में भी होते हैं, तो इसीलिए उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होती है. तो इसीलिए डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, आपने गैसियस स्टेट का वर्ड लाजमी लिखना है. ठीक है. क्योंकि गैसियस फॉर्म में जब कोई एटम होता है तो एनर्जी कम लगती है उसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो आपको पता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है. तो इसका मतलब है जब भी हम किसी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उससे क्या बनेगा, गैसियस पॉजिटिव आयन बनेगा. जैसा कि आप इस केस में देख सकते हो, जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है यहाँ पे, कि हमारे पास सोडियम एटम ऑलरेडी किस फॉर्म में था, गैस की फॉर्म में था. हमने क्या किया है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोडियम है,
जो कि किस फॉर्म में मैंने लिखा यहाँ पे, गैशियस फॉर्म में। जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो इस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और तब भी ये जो सोडियम का एटम था वो किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। सो डियर स्टूडेंट्स, सोडियम एटम में से जो कि आइसोलेटेड फॉर्म में था, गैस के फॉर्म में था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को जब हमने रिमूव किया है और इस एटम पे चार्ज आ गया है पॉजिटिव, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमने लगाई है उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्योंकि हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है तो इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, सोडियम के थर्ड शेल में से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है तो उसके लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए थी उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, जो कि है 494 किलो जूल पर मोल। सो डियर स्टूडेंट्स, किलो जूल पर मोल इज़ द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी आपने साथ वैल्यू के साथ लाजमी लिखना होता है, अदरवाइज आपके आंसर्स में मार्क्स कट हो सकते हैं, डिडक्ट हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की डिटेल से समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन व्हाई सल्फर हैज़ लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन फास्फोरस। सो डियर स्टूडेंट्स, वो बोल रहा है कि सल्फर की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है और जो फास्फोरस है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, क्यों? आपने इसकी रीज़न बतानी है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों की आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फास्फोरस है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख कर रखी हुई है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब इसके जो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे वो किस सब शेल में चले गए, p सब शेल में। अगर हम सल्फ़र की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 16। इसके आउटर मोस्ट शेल में देखें, सब शेल की बात करें तो p सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा आपने मेरी ये बात याद रखनी है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी दूसरा शॉर्ट भी आएगा तो आप उसका भी आंसर इजीली क्लियर कर पाओगे इंशाल्लाह। अगर आपको इस क्वेश्चन में जो भी मैं अभी समझा रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, और इंशाल्लाह आपको लाजमी आएगा क्योंकि मैं आपको दिल से पढ़ा रहा हूँ, दिल से समझा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज वाले सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। और आपके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करूँगा इंशाल्लाह इसी वीडियो में ही। बेटा आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि कोई भी सब शेल है वो कोई भी एटम उस वक्त स्टेबल होता है जब उसके तमाम सब शेल्स में या तो वो कम्प्लीटली फिल्ड हो। फॉर एग्जांपल अगर हम पी की बात करें तो पी सब शेल उस वक्त स्टेबल होता है जब इसके पास ओवरऑल या तो 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, या फिर हाफ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, या फिर ये एम्प्टी हो मतलब 0 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस वक्त वो एटम स्टेबल होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो फास्फोरस का जो पी सब शेल है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, स्टेबल होगा। इसका मतलब है फास्फोरस की जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख कर देखी है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है बेटा, स्टेबल है। और सल्फ़र की बात करें तो इसका जो पी सब शेल है ना तो वो फुली फिल्ड है ना ही कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है, पार्शली फिल्ड है। सो इसका मतलब है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये वो एनर्जी है जो कि मिनिमम अमाउंट में चाहिए होती है। तो बेटा अनस्टेबल अगर आपके पास कोई एटम है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, उसके लिए आपको कम एनर्जी चाहिए होती है। इस वजह से डियर स्टूडेंट्स, जो सल्फ़र है इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो तो आसान है क्योंकि ये अनस्टेबल एटम है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्योंकि आसान है तो इस वजह से आपको एनर्जी भी क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी। इसीलिए यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि वाई सल्फ़र हैज़ लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कि सल्फ़र की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है। मैंने आपको रीज़न बता दी है क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल एटम है। इसके पी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से ये क्या है, इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। सो इसके लिए आंसर मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख दिया है। इन केस ऑफ फास्फोरस 3p सब शेल इज़ हाफ फिल्ड, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फास्फोरस के केस में p सब शेल क्या है, हाफ फिल्ड है, और ये क्या है, स्टेबल है।
और इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। जबकि अगर हम सल्फ़र की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 16 था, इसमें 3p सबशेल के पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया, p सबशेल के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बेटा वो क्या है, वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, व्हाई द एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 to 17 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हम ग्रुप की बात करें 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स की, तो इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, पीरियोडिक टेबल हमारे पास है। इसमें वो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो ग्रुप नंबर 13 है और 17, ग्रुप किसको बोलते हैं, जब हम ग्रुप क्या होता है, वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं, जिसमें पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, वो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबशेल में चला जाता है। जैसा कि हमारे पास बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखकर देखते हो तो आप देखोगे कि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी एलिमेंट यहाँ से चूज़ कर सकते हो। बोरॉन भी है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बोरॉन ही समझा देता हूँ, आप बाकी की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है फॉर एग्जांपल। सो हियर इज बोरॉन। एटॉमिक नंबर बोरॉन का कितना है डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, एटॉमिक नंबर 5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p1। सो देखें प्यारे बच्चों कि बोरॉन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में चला गया, पी सबशेल में। इसी वजह से इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, फ्लोरीन की, जिसका एटॉमिक नंबर क्या था, 9, और ये ग्रुप 17 का फर्स्ट मेंबर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिख कर देखें तो ये कुछ इस तरह से होगी, 1s2 2s2 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त 2 + 2 4, तो बाकी इसके पास 5 बचते हैं, तो 9 इसके पूरे हो जाएंगे, तो 2p5। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लोरीन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो कि 5 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, वो किस सबशेल में चलेगा, पी सबशेल में। इसी वजह से फ्लोरीन को भी हमने कहाँ पे रखा हुआ है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। सो इन शॉर्ट डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रुप 13 to 17 के एलिमेंट्स की बात करें तो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि पी सबशेल में चले जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो मैं रीड भी करके आपको समझा देता हूँ। एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सबशेल्स। सो किसी भी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं बेटा, उसको हम सबशेल्स की बेस पर क्लासीफाई करते हैं। सबशेल्स containing their valence electron. The elements in group 13 to 17 are called p block elements because valence electron of these elements are actually in which subshells, p subshell. So dear students, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि इन एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वो किस सबशेल में चले जाते हैं, पी सबशेल में। इसी वजह से हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन में जस्ट फैक्टर्स के नाम बताने हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज, सेकंड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और थर्ड है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। अगर आप याद करने के बारे में परेशान हो कि आपसे भूल जाएंगे, या आप फॉर एग्जांपल टेस्ट अटैम्प्ट करते हो और आपको भूल जाते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सी, समंदर याद कर लेना है।
सो इस सी में एस को देखें डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। ई को देखें तो ये हमारे पास क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ए को देखें तो ए है हमारे पास एटॉमिक साइज। सो इस तरह से आप इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल for increasing reactivity of alkali metals as you move down the group। So dear students, जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसकी रीज़न वो हमसे पूछना चाह रहा है, इसके हमसे वो दरअसल क्या पूछना चाह रहा है, फैक्टर्स पूछना चाह रहा है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इसमें वेरी फर्स्ट फैक्टर जो है जिसकी वजह से अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है वो है साइज ऑफ अल्कली मेटल। आप सबको पता है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो इसकी वजह से एटम का जो साइज़ है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो एटम का साइज़ जब इंक्रीज़ होगा डियर स्टूडेंट्स तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इजी टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा तो उसको रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए होगी, हमें कम चाहिए होगी। ठीक है, सो इसका मतलब है डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो अल्कली मेटल का साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है और टेंडेंसी ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है, उसको रिमूव करना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी आई का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से अल्कली मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाती है ड्यू टू इंक्रीज़ इन साइज, ड्यू टू डिक्रीज़ इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ड्यू टू इंक्रीज़ इन टेंडेंसी ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस क्वेश्चन के आंसर की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 6 की कुछ इस तरह से है, वाई सम ऑफ द एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाइल अदर्स डू नॉट। सो कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली, जबकि दूसरे एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स्ड होती है, वो वेरिएबल नहीं होती, वो चेंज नहीं होती। इसकी वो आपसे रीज़न पूछना चाह रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, उसकी 3 रीजंस गिवन है। उसमें वेरी फर्स्ट जो रीज़न है वो है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। सेकेंड जो रीज़न है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और जो थर्ड है वो है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। सो दीज आर द 3 रीजंस जो आपने अपने पेपर में मेंशन करनी है, जिसकी वजह से आपने बोलना है कि इन 3 रीजंस की वजह से एलिमेंट्स जो है वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता रहता है, चेंज करता रहता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ एलिमेंट्स मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो दरअसल किस वजह से चेंज होता है, ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। सो दीज आर few elements that I have collected for you people। ये 10 एलिमेंट्स हमारे पास, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम। पहले मैं आपको ऐसे करता हूँ, पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ। पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली मैंने जो पीरियड नंबर 4 है ये आपके लिए सिलेक्ट किया है, ये 10 एलिमेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और नीचे जो हमारे पास 2 सीरीज़ पड़ी हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़, ये इनको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो वो तमाम एलिमेंट्स जो कि डी और एफ ब्लॉक में मौजूद हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें वेरी फर्स्ट मेंबर है स्कैंडियम, सेकंड है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एट्सेट्रा। सो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहाँ पे शो कर दी है।
अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम की जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद हैं, 4s में, जबकि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 3d में। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3d का एक इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम लूज कर दे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। टाइटेनियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 22 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिख कर देखें तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 4s में मौजूद हैं। अगर ये 4s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। 4s के साथ अगर 3d का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 2 + 1 3। अगर 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 3d वाले भी दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएं, लूज़ हो जाएं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगी। सो हिंस इट इज़ प्रूव्ड कि जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं बेटा, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे टाइटेनियम को देख सकते हो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है, एक नहीं है, बल्कि +2 भी है। ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी शो कर सकता है और ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी शो कर सकता है। सो नेक्स्ट वेनेडियम की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अगर हम देखें तो इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे हैं, 3d के अंदर, और जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो 4s में है। अगर वेनेडियम 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। इसके साथ अगर 3d का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो +3, अगर 2 जाएंगे तो +4, अगर तीनों चले जाएंगे तो +5। सो इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स की डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख कर मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसका समझा दिया। बाकी सबका सेम है, आपको ऑलरेडी नज़र भी आ रही है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, एक से ज़्यादा है। इसका मतलब है जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी फिक्स नहीं है, दे कैन वेरी द ऑक्सीडेशन स्टेट, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी सबशेल। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फोर्थ पीरियड जिसके एलिमेंट्स मैंने आपको भी शो भी किए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, बच्चों को भूल जाता है, बट आई होप इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन अब नहीं भूलेगा। आपने इस वीडियो को सेव कर लेना है ताकि इन फ्यूचर भी आपके ये काम आ सके, और आपने अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करनी है ताकि जिस तरह से आपका फ़ायदा हो रहा है बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। वाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बट बच्चों को समझ नहीं आ रही, बच्चे रटे लगाते हैं कि हाँ जी इसका एंटीमोनी जो है ना वो राइट आंसर है, और कई दफ़ा बच्चे भूल भी जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जी है हमारे पास, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज़ इन पीरियड 5। ओके, पीरियड 5 में है और उस एलिमेंट का जो ग्रुप है वो क्या है, 15। आज के बाद इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको नहीं भूलेगा। आपने कौन सा ग्रुप देखना है डियर स्टूडेंट्स, 15 और पीरियड 5। सो अगर हम बात करें बेटा पीरियोडिक टेबल मैं आपको शो करता हूँ और आपको वहाँ से दिखाता हूँ कि इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। सो दिस इज़ द ग्रुप 15, और उसके बाद पीरियड उसने बोला है 5। ये है हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो ये क्या होता है, पीरियड। ये है पीरियड नंबर 5। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हमारे पास ये एलिमेंट ग्रुप ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं तो ग्रुप 15 में है, और जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पीरियड 5 में है। तो इसका मतलब है इसका सिंबल क्या है, SB, और इस एलिमेंट का जो नेम है वो क्या है, एंटीमोनी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे इस लेक्चर को इंशाल्लाह, और आपको मैंने ऑलरेडी बताया था इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत ही फ़ायदा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा एलिमेंट है अब आप सारे बता दें, कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता दें। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही केयरफुली मेरी इस वीडियो को देखकर समझ लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा एलिमेंट है जो कि पीरियड 5 के अंदर मौजूद है। ओके, पीरियड 5 के अंदर मौजूद है और उसका जो ग्रुप है वो क्या है, 15। सो राइट आंसर क्या है, एंटीमोनी, जिसका सिंबल क्या है, SB। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयोनिक। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सोडियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है Na2O,
और ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। दीज आर मोर आयोनिक, वाई देन द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। वो बोल रहा है बेटा कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं और जो फास्फोरस के ऑक्साइड हैं ये आयोनिक नहीं हैं, जबकि सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड आयोनिक हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। आपने ऑलरेडी अपने IGCSE ओ लेवल्स में, और अगर आपने पहले मैट्रिक किया हुआ है तो वहाँ पे आप लोग ये पढ़ चुके हो कॉन्सेप्ट कि जब भी मेटल का रिएक्शन होता है किसी नॉन मेटल के साथ तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? आयोनिक बॉन्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें सोडियम की तो ये मेटल है और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। तो इसका मतलब है ये क्या होगा? आयोनिक होगा। इसी तरह से मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। तो इसका मतलब है ये भी क्या होगा? आयोनिक होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? आयोनिक। उसके बाद अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी क्या है? नॉन मेटल। जब भी कोई नॉन मेटल किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा जो कि वो भी क्या है? नॉन मेटल है, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ चुके हो कि इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। So dear students, this is the reason why oxides of sodium and magnesium are ionic, but the oxides of nitrogen and phosphorus are not ionic, but actually they are covalent. So मैं आपको रीड भी करके बता देता हूँ। Oxides of sodium and magnesium are more ionic than the oxides of nitrogen and phosphorus. इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है because sodium and magnesium have large size and they have low ionization energy. अब एक तो सोडियम और मैग्नीशियम का साइज़ लार्ज है और दूसरा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। अब क्योंकि इनका साइज़ लार्ज है तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ज़्यादा होगा। ये इजीली इलेक्ट्रॉन को क्योंकि लूज़ कर सकते हैं तो इजीली इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसीलिए इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होता है। अब क्योंकि इनका साइज़ लार्ज है तो इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, मतलब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी क्या होता है? वो ज़्यादा होता है। अगर हम मेटल और नॉन मेटल के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो इनका डिफरेंस, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आपने मैट्रिक और IGCSE ओ लेवल्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर मेटल और नॉन मेटल के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो बॉन्ड जो है वो आयोनिक होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड जो है वो कोवलेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? आयोनिक होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस क्वेश्चन की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। जो परफेक्ट रीज़न थी वो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दी थी, जो कि इसमें मेंशन ही नहीं है। ठीक है, आप वो भी कर सकते हो, उसके साथ आपको जो मैंने आपको आंसर लिख कर बताया है और आपको समझा भी दिया, आप इसको भी ऐड कर सकते हो, तो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आई की तरफ। गिव रीजन फॉर द डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटीज़ ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। सो आपने रीजंस बतानी है कि सोडियम और मैग्नीशियम जो है ये किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। सो और इनका जो रिएक्शन है वो डिफरेंट क्यों होता है? मेन जो वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो ये है कि वाई सोडियम एंड मैग्नीशियम हैव डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटीज़ टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी रीजंस की अगर हम बात करें तो वेरी फर्स्ट रीज़न ये है कि सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम ड्यू टू इट्स लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी की बेटा बात करें, सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। मैग्नीशियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 2। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम साइज़ की बात करें तो सोडियम का साइज़ कम होता है, सोडियम का साइज़ ज़्यादा है, जबकि मैग्नीशियम का साइज़ क्या है? कम है, क्योंकि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ज़्यादा है, जबकि साइज़ दोनों में सेम है। इसके पास भी 3 शेल्स हैं, इसके पास भी 3 शेल्स हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन किस में ज़्यादा है? मैग्नीशियम में। तो इसमें अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन।
जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो साइज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइज़ कम हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एटम का साइज़ जब कम होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसका मतलब है मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, जबकि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सो इसीलिए बेटा यहाँ पे मेंशन है कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, और ये इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इसका साइज़ लार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के जो चांसेस हैं, टेंडेंसी है, वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। नेक्स्ट अगर हम रीज़न की बात करें तो सोडियम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, ठीक है, जबकि मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जबकि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। तो इसीलिए सोडियम तो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर जाएगा और किसी भी दूसरे एटम जैसा कि हमारे पास ऑक्सीजन है या फिर क्लोरीन है, इसके साथ इजीली क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। So this is the reason why sodium and magnesium have different chemical reactivity with oxygen and chlorine. So dear students, next question है हमारे पास, why ionization energy of lithium is much lower. So lithium की ionization energy बहुत कम है as compared to helium. Despite the fact that the nuclear charge of lithium is greater, that is +3, while that of helium is +2. So dear students, वो बोल रहा है कि हीलियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है और लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो लिथियम का क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वो कम है, क्यों, उसकी क्या रीज़न है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखकर आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वेरी सिंपल 1s2। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि जब सब शेल्स फुली फिल्ड होते हैं तो वो एटम क्या होता है, स्टेबल। जब कोई एटम स्टेबल होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जब मुश्किल होता है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, तो इस वजह से यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि लिथियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इसका जो s सब शेल है वो हाफ फिल्ड है, स्टेबल तो है, बट स्टेबिलिटी की बात करें तो हीलियम से इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, तो इस वजह से एनर्जी कम लगेगी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है लिथियम की वो क्या होगी, कम होगी। तो रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि लिथियम का साइज़ क्या है, ज़्यादा है। लिथियम का साइज़ क्यों ज़्यादा है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि लिथियम के पास नंबर ऑफ़ शेल्स 2 हैं, जबकि हीलियम के पास एक ही शेल है। तो शेल क्योंकि एक ही है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, इस वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जबकि लिथियम की क्या होगी, कम होगी। So that's why removal of electron from second shell is much easier as compared to first shell of helium. So next question है dear students, the ionization energy of beryllium whose atomic number is 4, it is higher. So beryllium की ionization energy higher है as compared to boron, despite the fact that nuclear charge of beryllium is +4 while that of बोरॉन इज़ +5। अब बोरॉन का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं है। वाई? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपने बेटा, आपको ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जब भी आप दोगे तो पहले आपने क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। अच्छी बात यह है कि उसने क्वेश्चन में आपको खुद ही दे दिया इसका एटॉमिक नंबर के, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4, जबकि बोरॉन का क्या है, 5। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिख कर देखें बेरिलियम की 1s2 2s2, तो इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, स्टेबल। तो इसका मतलब है जो स्टेबल एटम होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, तो इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए। बोरॉन 1s2 2s2 2p1, तो इसका मतलब है इसका जो पी सब शेल है ना तो वो फुली फिल्ड है, ना ही वो हाफ फिल्ड है, ना ही वो एम्प्टी है। तो इसका मतलब है ये जो एटम है बेटा ये क्या है, अनस्टेबल है।
जब कोई एटम स्टेबल नहीं होता तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है। तो इसका मतलब है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, कम होगी। यही रीज़न है कि बोरॉन जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, जबकि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा, ज़्यादा होती है, हाई होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ कॉमन इन सोडियम पॉजिटिव, magnesium 2 positive, aluminium 3 positive, neon 0 and fluorine negative. So arrange them in increasing order of their sizes. So what is common? So dear students, interesting question है और बहुत आसान भी है। मैं आपको रीज़न के साथ बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ, कि सोडियम की बात करें बेटा अगर हम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में क्या होगा, 1। लेकिन जब इसके थर्ड शेल की बात करें बेटा, तो इसके थर्ड शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेटा यहाँ पे उसने क्या बोला है, सोडियम पॉजिटिव। इसका मतलब है सोडियम पे +1 चार्ज है, इसका मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया हुआ है। तो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया हुआ है तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम पे चार्ज क्या होगा, प्लस। इसका मतलब है इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 2। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप देखें तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव। मतलब इसका मतलब है इसने आउटर मोस्ट शेल वाले जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नीशियम ने वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज़ कर दिए। जब ये लूज़ करेगा डियर स्टूडेंट्स तो फिर मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आएगा, +2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो इसके मैग्नीशियम +2 के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 10। इसी तरह से एल्यूमिनियम की बेटा बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 13 है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 3। लेकिन जब इस पर +3 चार्ज आएगा तो इसका मतलब है इसने आउटर मोस्ट शेल वाले तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ है, लूज़ कर दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे तीनों इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होगा, +3। सो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम +3 के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन इसका एटॉमिक नंबर है ही 10, इसके ऊपर 0 चार्ज है, मतलब इसके पास तो हैं 10 इलेक्ट्रॉन, जिसमें डियर स्टूडेंट्स इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और सेकंड शेल में 8। फ्लोरीन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 9 है, फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 7। लेकिन जब फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इस पर -1 चार्ज आ जाएगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये 7 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन -1 के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल दीज पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव आयंस। सो इन सब में जो चीज़ कॉमन है वो आप सबको पता चल चुकी है, क्या है, इन सब के आउटर मोस्ट इन सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज़ द कॉमन इन ऑल गिवन स्पीशीज़। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे कम साइज़ किसका होगा, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे कम साइज़ किसका होगा, एल्यूमिनियम का, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम का होगा, उससे ज़्यादा सोडियम का, उससे ज़्यादा नियॉन, और सबसे ज़्यादा साइज़ किसका होगा, फ्लोरीन का। ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो बेटा अगर आपको अच्छे से समझ आ भी रही है और आप अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है और आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इन एफर्ट्स की वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा, क्योंकि इनकमिंग डेज़ में मैंने आपके बाकी जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उन सब की एक्सरसाइजेस को कवर करना है इंशाल्लाह, और आपके तमाम जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले स्पेशली चैप्टर्स हैं उन तमाम चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बल्कि सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 इंशाल्लाह वीडियो बनानी है और आपको बहुत ही इफेक्टिवली मैंने आपको समझाना है। सो ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आप वो वॉच कर सको, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके, तो बेल आइकॉन जो है उसको भी दबा दें, उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि आप सबका फ़ायदा हो सके। सो लास्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द क्लोराइड्स ऑफ सोडियम, कंसीडर द क्लोराइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। क्लोराइड्स ऑफ सोडियम, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड्स, क्लोराइड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। सो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, वो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्लासीफाई करें इन तमाम
क्लोराइड्स को कि इनमें से कौन से एसिडिक हैं, कौन से बेसिक क्लोराइड हैं और इनमें से कौन से न्यूट्रल क्लोराइड्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ऑब्वियसली हम सबको पता है ये क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है तो इसलिए ये क्या होगा, न्यूट्रल। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो ये भी आयोनिक है जिसमें मैग्नीशियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयन है तो ये भी न्यूट्रल होगा। और अगर हम लास्ट वाले की बात करें जो कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, एसिडिक है। रीज़न क्या है वो हमसे नेक्स्ट खुद पूछ रहा है यहाँ से कि फॉर ईच क्लोराइड ब्रीफली एक्सप्लेन द रीज़न फॉर योर क्लासिफिकेशन, कि आपने जो क्लासिफिकेशन की है कि फॉर एग्जांपल PCl5 एसिडिक है और बाकी दोनों न्यूट्रल हैं तो क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट एक्चुअली। सो रीज़न ये है कि वो साथ में हमसे ये भी कोट कर रहे हैं, एक रीज़न एक आपको हिंट दे रहा है कि रेफरिंग टू देयर बिहेवियर व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, कि जब आप फॉर एग्जांपल PCl5 को वाटर में डिज़ोल्व करते हो या सोडियम क्लोराइड को और मैग्नीशियम क्लोराइड को, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है और इस कोनिकल फ्लास्क में आपने क्या लिया हो, वाटर लिया हुआ है। आपने इसमें क्या लिया हुआ डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल वाटर लिया हुआ है और आप वाटर के अंदर क्या करते हो, सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हो, तो आप बताएं कि ये न्यूट्रल है या फिर एसिडिक है। इसी तरह से आप PCl5 एंड MgCl2 को डिज़ोल्व करते हो तो आपने इस सेंस में बताना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए आंसर लिखा हुआ है और इजी वर्डिंग में। आई होप आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इजी वर्डिंग में मिले होंगे एज़ कम्पेयर टू योर नोट्स। सो न्यूट्रल कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉरी न्यूट्रल क्लोराइड्स क्या होते हैं बेटा, इसकी डेफिनेशन है कि द क्लोराइड्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू मेक एसिडिक सोल्यूशन, कि ऐसे क्लोराइड जिनको हम वाटर में जब डिज़ोल्व करते हैं तो इससे एसिडिक सोल्यूशन बनता है। अब एसिडिक सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH बेटा कितनी होती है, इक्वल टू 7, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन बोलते हैं। सो ऐसे क्लोराइड जिनको वाटर में अगर हम डिज़ोल्व करें और इससे जो सोल्यूशन की pH है वो 7 के इक्वल आ जाए तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं। अगर 7 से कम हो जाए तो उसको एसिडिक बोलते हैं और अगर 7 से ज़्यादा हो जाए तो उसको बेसिक बोलते हैं। तो बेटा सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो जब भी हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इससे पॉजिटिव आयन कैटाइन बनते हैं और नेगेटिव आयन क्लोराइड आइंस बनते हैं और ये आइंस को जनरेट करते हैं और इनके जो सोल्यूशन की pH होती है बेटा वो कितनी आती है, 7। इस वजह से हम इन दोनों कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे पास न्यूट्रल है। एसिडिक क्लोराइड्स की बात करें तो बेटा इनको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये कौन सा सोल्यूशन बनाते हैं, एसिडिक सोल्यूशन। अब एसिडिक सोल्यूशन की क्या पहचान है कि इनकी जो pH होती है वो क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, लेस देन 7 होती है, इसी वजह से इनको एसिडिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल PCl3 की बात करें तो इसको जब हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो इससे क्या बनता है, फास्फोरिक एसिड H3PO3 बनता है प्लस क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों एसिड्स हैं, ये दोनों सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं और इन एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से सोल्यूशन की pH लेस देन 7 हो जाती है। सो दीज वर द एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपको चैप्टर 1 के जितने भी एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने में, उनको समझने में काफ़ी सारी इस वीडियो से हेल्प मिली होगी इंशाल्लाह। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल द एकेडमिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जितनी भी अपकमिंग केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस होंगी वो आपसे मिस ना हो सकें। सो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को वॉच किया एंड तक और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। In the next video, inshallah, we will continue with some more important questions from the new 11th chemistry syllabus. So stay connected with the academic world और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि उन सब का फ़ायदा हो सके। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने एग्ज़ाम की मज़ीद प्रिपरेशन के लिए, मज़ीद बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है द एकेडमिक वर्ल्ड। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं फर्स्ट कमेंट जो है उसको पिन कर दूँगा इंशाल्लाह। तो आप हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी मज़ीद जो पढ़ाई है वो बेहतर हो सके।